जेई मेन एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली तुम्हें 99 से ज्यादा परसेंटाइल लेके आनी है, मतलब 180 से 200 मार्क्स का टारगेट कर रहे हो, एक सब्जेक्ट जिसको तुम्हें सबसे ज्यादा बैट लेनी चाहिए फॉर हाईएस्ट सिक्योरिंग मार्क्स, वो सब्जेक्ट तुम्हारा फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स जेई मेन में रिसेंट 5 साल के अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो बहुत ईजी आ रही है, बहुत कंसेप्चुअल आ रही है, फॉर्मुला बेस्ड आ रही है, एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, और इसको बहुत ईजिली मास्टर किया जा सकता है। और तो और जब तुम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो फॉर आर 200 मार्क्स टारगेट, तो तुम्हारे में से 80 मार्क्स का जो एक प्रोपोर्शन अगर तुम फिजिक्स का निकाल लेते हो, तो यू जस्ट नीड टू सिक्योर 120 मार्क्स, जो जनरली आपके मैथ्स और केमिस्ट्री से आ सकते हैं। मैथ्स में आप बहुत भी फाइट करोगे तो 50 मार्क्स ही ला पाओगे, एंड केमिस्ट्री पे फिर उतना लोड नहीं आएगा कि 100 में से 90 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं 99 या 99 परसेंटाइल के लिए या फिर 200 मार्क्स के लिए। बिकॉज रिलेटिवली आप 2026 के एग्जामिनेशन भी देखोगे तो फिजिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट तो केमिस्ट्री आ गई थी कई बार। और इस चीज को ना मैं प्रूव भी करूंगा आपको पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के साथ। पास्ट ईयर के ट्रेंड्स तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि भैया सही बात बोल रहे हैं। अगर 2022 की बात करोगे, पहले एक बीच की परसेंटाइल लेते हैं, 97 परसेंटाइल फिजिक्स में, 97 परसेंटाइल 60 से 63 मार्क्स में आ गई थी। 2023 में 55 से 58 मार्क्स में आ गई थी। 2024 में 59 टू 62 मार्क्स में आ गई थी। 25 में 56 से 60 मार्क्स में आ गई थी, और 26 में 65 से 72 मार्क्स पे आ गई थी। सेम 99 परसेंटाइल के अगर ट्रेंड्स देखोगे तो ये 70 प्लस ही रहे हैं, और इस साल जो आपका 2026 है 85 तक गए। अब इसका क्या मतलब, ये तो उल्टा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने पड़े हैं फॉर 99 परसेंटाइल। द रीजन इज कि एग्जाम बहुत इजी आ रहा है फिजिक्स का, और जितना इजी नेचर ऑफ एग्जामिनेशन होगा उतना ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं फॉर 99 परसेंटाइल। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इटसेल्फ शोज कि तुम्हारा जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन है वो बहुत इजी आ रहा है, बहुत आसानी से इतने मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो आगे चल के समझते हैं कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज होंगी, एंड तक जरूर बने रहना। एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, अगर बहुत हाई सिक्योर करने हैं मार्क्स, 200 के आसपास मार्क्स सिक्योर करने हैं, तुम बेट ही नहीं ले सकते कि तुम्हारे फिजिक्स में कुछ इस रेंज में मार्क्स आ रहे हो, दैट इज 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हो। बिकॉज केमिस्ट्री में कितना भी फाइट मार लोगे, मैक्सिमम यहाँ भी 80 लेके आ पाओगे, तो 80 60 140 मार्क्स होता है। फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी आपके मैथमेटिक्स में कि आपको वहाँ पे लगभग 60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। बेटर है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में या तो इसमें 80 लेके आओ, इसमें 70 लेके आओ, या इसमें 85 लेके आओ, इसमें 65 लेके आओ। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इसमें 80 और इसमें 80 लेके आओ, तभी मैथ्स पे ओवरलोड बहुत कम रहेगा। और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ रही है, हाईली टफ आ रही है, एंड उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो आ रही है लेंथ। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगर तुम जीरो पे हो तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो भाई क्यों जीरो पे हो, ऐसा क्या कर रहे थे तुम, क्यों भाई तुम फिजिक्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हो। इस चीज का पहले तो आंसर दो कमेंट सेक्शन में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे को फिजिक्स क्यों अच्छी नहीं लगती, या फिर फिजिक्स में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉकर क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम स्टिल जीरो पे हो तो तुम्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए ताकि फिजिक्स मास्टर हो जाए। देखो, फिजिक्स को अगर एज अ टीचर मैं फंडामेंटली ब्रेक डाउन करूं तो इट्स मोर अबाउट नेचर या फिर कॉन्सेप्ट्स दैट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। इसका ना मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है, आप इंटीग्रेशन बोल दो, ये चीज है। मतलब समझ नहीं आया तो बहुत आसानी से ये चीज को समझो कि फिजिक्स में फॉर एग्जांपल आपकी एक कार है, ठीक है, ये चल रही है, सो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, डेली होता है। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझो कि से आपके पास एक गाड़ी है, आपने रोड पे एक गाड़ी चलते हुए देखी, तो बेसिकली ये तो डेली हो रहा है, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हो रहे हैं। तो इसी चीज को मैथमेटिकली समझाना कि किस स्पीड से चल रहा है, कितनी तेज भाग रही है, क्या ये जो टायर्स हैं ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, इन सबको बेसिकली हम फिजिक्स बोलते हैं। मतलब नेचर कॉन्सेप्ट्स हो गए या फिर थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन वर्ल्ड, एटम, मॉलिक्यूल, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं या फिर इनकी क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसलिए आपकी फिजिक्स होती है। इसलिए अगर आप जीरो पे हो फिजिक्स में, फर्स्ट थिंग जो करनी ही है वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के बिना आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। से आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी और आपका जो टाइम है उसका क्या रिलेशनशिप है, उससे एक्सेलरेशन आता है। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। बट इफ यू डोंट नो द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट तो आप शायद ये नहीं कर पाओगे।
समझ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स, इसमें क्या क्या आना चाहिए? इसमें आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसमें आपको लॉग आना चाहिए, कभी कभी आपको लिमिट्स भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का, अगर आप खुद को फिजिक्स पे जीरो समझते हो तो सबसे पहले इस चैप्टर को करना चाहिए। नेक्स्ट, कवर हाई वेटेज चैप्टर ऑफ क्लास 11। पहली बात तो अगर क्लास 11th में खुद हो तो ये चैप्टर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसको भूल के भी मिस मत करना। अगर गलती से बैकलॉग हो गए तुरंत कवर कर लो, अगर नहीं हुए तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि ये कभी भी बैकलॉग ना बने। अगर आप क्लास 12th में हो, JEE 27 की तैयारी कर रहे हो, अगर ये चैप्टर बैकलॉग हो गए तो हमारी फिजिक्स की प्रायोरिटी में ये सबसे पहले रहेंगे। इसके दो रीजन है। नंबर 1, ये चैप्टर बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, मतलब इनके बिना आपको आगे का समझ नहीं आएगा। मतलब अगर आपको मैकेनिक्स पढ़नी है और काइनेमेटिक्स या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर आप छोड़ दोगे तो आप आगे समझ नहीं आ पाओगे। और दूसरा, इसका वेटेज बहुत हाई है, तो इन चैप्टर्स का आपको ध्यान रखना है। मैं चैप्टर भी आपको लिस्ट करके दे देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और इस चैप्टर लिस्ट को प्लीज अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। इसमें आप 2D तक भी पढ़ लेते हो तो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका चैप्टर है NLM। ये बेसिकली क्यों मैं फंडामेंटल बोल रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन बहुत आते हैं इस NLM से। आपका एक टिपिकल सवाल मैं आज आपको बता दूं और ये मोस्टली JEE मेन में किसी ना किसी शिफ्ट में दिख जाता है, वो है बेसिकली स्लोप पे ब्लॉक और उसका फ्रिक्शन। थोड़ा डिफिकल्ट करना होगा तो डबल ब्लॉक रख देंगे, ट्रिपल ब्लॉक रख देंगे, एंड या तो फ्रिक्शन पूछ लेंगे कि ये आइडियल कंडीशन में ऐसे ही बैठा हुआ है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, अगर स्लिप करना है तो क्या कॉफिशिएंट होगा, इसके अराउंड खेलते रहेंगे। थर्ड है आपका वर्क पावर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th में भी नीडेड होगा। ये दोनों चैप्टर आपके 12th के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड आपका हो गया वर्क पावर एनर्जी। फोर्थ आपका जो चैप्टर हो गया वो चैप्टर है आपका बेसिकली SHM। SHM का एज सच बहुत ज्यादा रोल नहीं है, कहीं कभी कभी हो सकता है कि एक स्प्रिंग डाल दें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में, बट इसका इंडिविजुअल वेटेज अच्छा है। तो ये 4 चैप्टर है जो बहुत मस्ट डू चैप्टर है आपके क्लास 11 के। जब कवर होंगे तो बहुत ध्यान से कवर करना, कवर नहीं हुए तो ध्यान रखना कि आप इसको रिवाइज करके कवर कर सको। और इसी चीज को हेल्प करने के लिए ना बेसिकली हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। कैसे आपकी हेल्प करता है कि जैसे मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए, ये चैप्टर्स आपके वीक हैं या बैकलॉग में रह गए, टेस्ट ऑन गो सॉल्व ही यही करता है कि आप एक चैप्टर को रिवाइज करके कस्टम टेस्ट जनरेट करके सेम JEE लेवल की प्रैक्टिस करके खुद में कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। हमारा एक फीचर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसका नाम है कस्टम टेस्ट जनरेटर। अगर फिजिक्स का फॉर एग्जांपल मैंने NLM, काइनेमेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी खत्म कर लिया है, मैं इस कस्टम टेस्ट फीचर का यूज करके इन तीनों चैप्टर को सेलेक्ट करके क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके कि मेरे को 30 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन करने, एक टेस्ट जनरेट कर सकता हूँ और मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जो चैप्टर मेरा वीक था या बैकलॉग था, और दूसरी चीज मैंने क्या कर लिया, वो मैंने JEE मेन के एनवायरनमेंट में एक टाइम्ड प्रैक्टिस भी कर ली जिससे मेरे अंदर प्रेशर खत्म हो रहा है JEE मेन के एनवायरनमेंट का। टेस्ट ऑन गो तुरंत जाके एक्सप्लोर करो। बहुत बच्चे मुझसे फालतू का ये डाउट पूछ रहे हैं कि ये नवंबर के बाद लेते हैं ना भैया, दिवाली के बाद लेते हैं, अभी टेस्ट सीरीज कोई नहीं देता, कोई नहीं रेकमेंड कर रहा। जो नवंबर के बाद देते हैं वो बहुत पिछड़ जाते हैं। आप खुद सोचो ना, आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, कैसे काम चलेगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि एक एक्स्ट्रा एज रखो, अभी से JEE मेन के इंटरफेस में तैयारी करना शुरू करो। फुल सिलेबस टेस्ट क्लास 11 के दो, क्लास 12 के जब हो जाए तब दो, और इस प्लान में आपको कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है। नो अदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज नीडेड अगर आप टेस्ट ऑन को लेते हो, क्योंकि 11th के पूरे टेस्ट है, 12th के पूरे टेस्ट है, फुल सिलेबस के पूरे टेस्ट है। PYQs एज इट इज शिफ्ट वाइज एंड डे वाइज पढ़े हुए हैं लास्ट कितने साल के, पढ़े हुए हैं लास्ट 3 से 5 साल के। आपको एग्जैक्ट प्रिपरेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट PYQ का। अगर तुम्हारा मन है कि 2025 का 29 जनवरी का मुझे शिफ्ट 1 करना, आप सीधे जाके कर सकते हो। तो ये आपने PYQ रिजर्व कर लिया आपके एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए। कस्टम टेस्ट भी है इसके साथ साथ, पार्ट टेस्ट भी है जहां हमने कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, और जो सबसे अच्छी बात है वो है आपके ट्रैकर, स्कोर एनालिसिस एंड ऑल, मिस्टेक डायरी, मिस्टेक नोटबुक, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। जल्दी आके एक्सप्लोर करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो आपको कवर करना है वो है LPT रूल। बाय फार वन ऑफ द बेस्ट रूल है जो मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ अगर आपको कोई सब्जेक्ट मास्टर करना है। इसका सिंपल मतलब है लेक्चर, प्रैक्टिस एंड
टेस्ट। ये तीन चीजें ना आपको पूरा पूरा इंश्योर कर देती है। लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट हो गए, प्रैक्टिस से आपने उसका इंप्लीमेंटेशन सीख लिया, सारे एज केसेस सीख लिया, और टेस्ट से आपने स्पीड एक्यूरेसी देख ली। ये आपको सीधे सीधे फॉलो करना है। आपको एक पूरा लेक्चर करना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे चैप्टर बैकलॉग में, मैं तो क्या करूं? अगर बहुत वीक है, मतलब आपने उस चैप्टर के बारे में कभी भी सुना ही नहीं है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप या तो लेक्चर्स करो या फिर लॉन्ग वन शॉट करो, जो बहुत बड़े होते हैं, जिसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर चैप्टर ऐसा है नॉर्मल वीक है, आपने लेक्चर्स ले भी लिए थे क्लास 11th में, या फिर आपने अभी भी लेक्चर लिए, बस आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मेरा बेटर रहता है कि आप अपने शॉर्ट वन शॉट देखो, या फिर आप खुद के नोट्स प्रैक्टिस करो, एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग से चीजों को समझो। फिर आता है प्रैक्टिस वाला सीन, जहां पे आपको पता ही है कि आपको मॉड्यूल, PYQ एंड देन रेफरेंस बुक्स करनी है। 150 क्वेश्चंस का टारगेट ले सकते हो। दिस इज ऑप्शनल, ये दोनों आपको करने। फिर आपको टेस्ट देने, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल फिजिक्स के टेस्ट भी दे सकते हो, जो आपको बेसिकली टेस्ट ऑन कॉपी मिल जाएंगे, कहीं और भी मिल सकते हैं, एंड आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी खत्म नहीं हुई है। साथ ही साथ आपको जो फोकस करना है, ये JEE 27 वाले बच्चों के लिए कि क्लास 12th के चैप्टर्स बहुत साइमल्टेनियसली करते रहने। मैं आपको बहुत इजीली अगर आपको बताऊं, तो ये एक जो यूनिट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये अकेला यूनिट इतना ज्यादा वेटेज रखता है JEE में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे 20 से 30 मार्क्स का भी आ जाता है। अब देख लो क्यों इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी चैप्टर है जो इसमें आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप नहीं छोड़ सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 क्वेश्चन फंडामेंटल है कि आएंगे ही आएंगे, तो नहीं मिस कर सकते। नेक्स्ट है आपका EMI/AC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मैग्नेटिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे चैप्टर्स, ये जो पूरा यूनिट है, इससे मिला के कभी कभार 10 सवाल भी आ जाते हैं, और दी वर्स्ट केस 7 सवाल तो आते ही है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन लेक्चर। एक बात को समझो, मैंने बहुत बच्चों में देखा है कि उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है फिजिक्स को लेके, कि लेक्चर करते हैं, लेक्चर के इलस्ट्रेशंस करते हैं, थोड़ा सा मॉड्यूल लगाते हैं और चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। इससे घटिया और इससे बेहुदा अप्रोच नहीं हो सकती। भैया ऐसा मत बोलो, ऐसा बुरा मत बोलो, बिकॉज हम तो यही करते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हें एक आइडियल सिचुएशन बताता हूँ। आप ना फिजिक्स के लेक्चर करके क्या समझते हो? बेसिकली ना आप समझते हो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाउ फिजिक्स वर्क, ये आप समझते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं कि आपने फॉर एग्जांपल एक चीज समझी जिसको बोलते हैं हम 2D मोशन। 2D मोशन में आपने लेक्चर में या फिर इलस्ट्रेशन से क्या सीखा कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो बेसिकली इसमें एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है, एक वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है, तो इसको ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2D मोशन है। इसकी आपको एक इलस्ट्रेशन करा दी कि ये थीटा एंगल है, ये U से छोड़ा, ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, ये आपका H से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और 4 इलस्ट्रेशन में हो गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या है ना, JEE को, NTA को, JEE एडवांस को पता है कि इतना तो तूने पढ़ के ही आया है, स्कूल से ही पढ़ के आया है, इतने सवाल भी तू कर लेता है जहां पे इनमें से कोई चीज पूछ ली जाएगी कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, उसको आप खेलना है। अब थ्योरी से नहीं आप खेल सकते, आपको ना प्रैक्टिस से ही एज केसेस समझने होते हैं। ठीक है, अगर बोर नहीं हो, अगर एक्चुअल में ब्रेन को समझना चाहते हो ना, आपका ब्रेन क्या है ना, इट्स अ वेरी स्मार्ट मशीन। जैसे ब्रेन को ना आप 1 2 3 4 5 टेस्ट केसेस बताओ, कि 5 अलग अलग तरीके बताओ किसी चीज से के इम्प्लीमेंटेशन के, ये इंटू 10 या फिर इंटू 100 खुद कर लेता है, कि इतनी चीजों के लिए अपने आप रेडी हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर तुम 150 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेन 15,000 क्वेश्चन के लिए रेडी हो, 15,000 एज केसेस के लिए रेडी हो। इसीलिए तो जो बच्चे JEE मेन में फुल सिक्योर कर लेते, कैसे कर लेते, सारे क्वेश्चन थोड़ी देखे होते हैं, 70% क्वेश्चन उन्होंने आज तक नहीं देखे होते, बट इट्स जस्ट दैट उनका ब्रेन तैयार हो गया। तो जब मैं प्रोजेक्टाइल की अगर आपको एग्जांपल की बात करता हूं, तो मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अरे भाई, मैं अब इस लड़के को ही मैंने पहले तो U वेलोसिटी से भगा दिया, मैं भागते हुए फिर बॉल को थ्रो कर रहा हूं, तो सेम प्रोजेक्टाइल ही, बट डायनेमिक्स बदल गए। अब आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ x है, तो ये तो x sin थीटा ही रहेगी, पर आपको पता है कि ये U + x cos थीटा हो जाएगी। ये चीज बदल गई।
अब आपके बहुत सारे डायनेमिक्स बदल सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि इसी का ये केस है कि हम थीटा को 90 कर दें, सीधे सीधे क्या ये वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट हो गई, इसमें अलग केसेस हो सकते हैं। कुछ केसेस में और मॉड्यूलेशन हो सकता है, कुछ केसेस में हम थीटा को कोई एक फंक्शन बना दे एक्स का, ठीक है, कि हवा ऐसे चल रही है कि ये थीटा ही चेंज होता जाता है। तो 50 चीजें हो सकती है, 50 एज केसेस हो सकते हैं। अब एक एज केस फॉर एग्जांपल ये चलने वाला, अगर आपने ये एज केस कर लिया तो अब गाड़ी से थ्रो हो, कैसे भी थ्रो हो, आपको पता है कि एज केस मुझे समझ में आ गया। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जो रूल मैंने आपको बताया वो 150 क्वेश्चंस का आपको करना ही करना है, साथ ही साथ मॉक्स दो। मॉक्स क्यों दो? फुल सिलेबस की मॉक्स की बात कर रहा हूँ, जब आपका समय आए। रीजन बताता हूँ, जब आपको 80 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं ना आउट ऑफ 100, आपको ना सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, मुझे टाइम में भी तो करना है। अगर ये 80 मार्क्स अचीव करने के लिए तुमने 1.25 आवर लगा दिया, 1 आवर तुमने केमिस्ट्री में लगा दिया, तो तुम पहली बात ही तुम्हारे पास 45 मिनट्स ही तो बचे हैं अब मैथ्स के लिए। मैथ्स में 45 मिनट्स में कुछ नहीं हिलता, 20 मार्क्स लेके आओगे। सोच लो यही सिनेरियो, यहाँ 80 लिया है, इसमें 1 घंटे लेके आपने 70 मार्क्स लिया है, ये आपके कितने हो गए? 150 मार्क्स हो गए। 45 मिनट्स में ऐसा भी हो सकता है कि आप पैनिक में मैथ्स में 30 मार्क्स लेके आओ और 10 नेगेटिव भी कर लो, आप अटक गए ना 170 में। और ये भी मैं तब बोल रहा हूँ जब यहाँ पे आपने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। तो इस बात को समझो कि टाइम टू प्रैक्टिस 80 लाने हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर लाने हैं। केमिस्ट्री में 70 मार्क्स लाने हैं, 80 मार्क्स लाने हैं, बट 45 मिनट्स के अंदर ही लाने हैं। क्योंकि मैथ्स के वो 50 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1.25 घंटे में आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो टाइम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मल्टीपल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम एनवायरनमेंट की। एग्जाम एनवायरनमेंट को इमिटेट करो, वो स्क्रीन तुम्हारे को एग्जाम डे पे नई नहीं लगनी चाहिए, पता चला आता हुआ भी भूल गए। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए। टेस्ट ऑन गो से भी देख सकते हो आप, PYQs को भी एज मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहां से भी दे सकते हो। उसमें मैं ये कोई फालतू की ये बकवास नहीं कर रहा कि नहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे ही सबसे बेस्ट होते हैं। हाँ, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से बनाए हैं, तुम्हें हेल्प होगी, बट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ से करने से। नेक्स्ट, फिजिक्स की गोल्डन टिप एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इन द वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो सिंपल मैं अगर आपको बताऊं ना, तो एक फ्रेमवर्क है फॉर जेई मेन फिजिक्स, जिसको मैं अगर आप बोलूं तो शॉर्ट नोट्स में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपके एक शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, ठीक है, ये आपके फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स हो गए। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से कवर कर लेना। पहला एस्पेक्ट है सारे फॉर्मूला, ठीक है, सारे फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आता है पूरा जेई फिजिक्स। दूसरा, PYQ फॉर ईच फॉर्मूला, ठीक है, ये हम ऑलरेडी ऐसे हम भी कवर करने वाले हैं, हम भी ये सीरीज लेके आने वाले हैं। सारे फॉर्मूला लिखो, हर फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन पे एक PYQ भी लिखो, प्लस आपकी क्या मिस्टेक्स होती है वो लिखो, एंड इसको रिवाइज करो। आप जब बन जाए पूरे तो मंथली रिवाइज करो, बाई वीकली रिवाइज करो। ये एक डायरी आपको 80 मार्क्स तक पहुंचा देगी। इतनी पावरफुली आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। द रीजन बीइंग कि जेई मेन फिजिक्स का जो पेपर आता है, जो जेई फिजिक्स का पेपर आता है, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। तो अगर तुमने ये चीज मास्टर कर ली कि फॉर्मूला क्या है, और सिर्फ शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, साथ में PYQ भी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि उसका इंप्लीमेंटेशन भी पता चल गया। बस कहाँ गलती करते हो, कौन से क्वेश्चन गलत करते हो, वो भी इसमें लिख लोगे। इसको रिवाइज करते रहोगे तो अच्छे से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसी के साथ ये रही फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।